कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को प्लेस किया गया है। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इतने ही जरूरी है जितनी हमारी मूलभूत जरूरतें, जो कि रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे कि जो रोटी, कपड़ा और मकान के बगैर हमारा रहना असंभव है, वैसे ही जो फंडामेंटल राइट है वो हमें एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने में मदद करते हैं। जो फंडामेंटल राइट ने सोसाइटी बनाई है, उस सोसाइटी के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। फंडामेंटल राइट की जड़ें हमारे एंशिएंट टाइम में भी फैली हुई थी। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अंदर दिया गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानाम तु हिते हितम, यानी कि जो प्रजा है उसके सुख में ही राजा का सुख है और जो प्रजा का हित है उसमें ही राजा को अपना हित मानना चाहिए। जो जैसे जैसे हमारी मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने डेवलपमेंट किया, ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर भी डेवलपमेंट हुए। जो सबसे पहला जो वर्ल्ड फर्स्ट डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंट, वो 1215 में मैग्ना कार्टा था, जो ब्रिटेन में लाया गया था 1215 में। और उसके बाद 1789 में बिल ऑफ राइट अमेरिका में लाया गया। और उसके बाद कई सारे देशों के फंडामेंटल राइट को देखने के बाद और उसके ऊपर विचार करने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो फंडामेंटल राइट है उसको हमारे संविधान में बहुत खूबसूरती से दिया है। इन फंडामेंटल राइट को कोई भी विड्रॉ न कर सके या वायलेट न कर सके, बल्कि प्रोटेक्ट करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया स्टेट को। और स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 12 के अंदर दी गई है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी यानी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत और अदर अथॉरिटीज। जो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ये सिर्फ पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लिए ही एप्लीकेबल है, ना कि पूरे संविधान के लिए। वैसे पॉलिटी के अंदर जो स्टेट टर्म है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। जो सोवरेनिटी है यानी संप्रभु, कि वो अपने डिसीजन खुद बना सकता है, उसको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी जो इंडिया है उसको हम स्टेट डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि उसके पास ये चारों चीजें, वो अपने डिसीजन खुद भी बनाता है। और जब जो ब्रिटिश इंडिया था, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब हमारे पास ये 3 चीजें थी, लेकिन ये सोवरेनिटी थी, क्योंकि जो डिसीजन बनते थे वो ब्रिटेन से बनकर आते थे। बट जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 12 में स्टेट को एक वाइडर सेंस के अंदर डिफाइन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये हमको समझ आता है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये भी हमको समझ आता है। लोकल अथॉरिटीज, ये भी हमको समझ आता है। और जो अदर अथॉरिटीज है इसके अंदर है कि क्योंकि हमारे संविधान के अंदर अदर अथॉरिटीज में नहीं दिया गया कि ये होंगे इसके अंदर। तो जो कई सारी अथॉरिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो क्या करती थी, वो कहती थी कि हम जो फंडामेंटल राइट के अंदर अदर अथॉरिटीज दी गई है, हम उसके अंदर नहीं आते हैं। तो वैसे कोर्ट में केसेस जाने लग गए। जैसे कि कुछ फेमस केसेस है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस आर.डी. शेट्टी। इन सभी केसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 5 पॉइंट टेस्ट क्राइटेरिया लाया कि जो भी अथॉरिटी, बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन इन 5 पॉइंट को फॉलो करेगी वो एज एन स्टेट डिटरमाइन की जाएगी। पहला, जो उसका मेजर फंडिंग सोर्स है वो गवर्नमेंट है। दूसरा, कि उसका जो डीप कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है। तीसरा, कि उसका जो मोनोपोली स्टेटस है वो गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांटेड है। चौथा, कि उसके जो फंक्शन है वो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक इंपॉर्टेंस के है। और पांचवा, कि वो जो काम कर रही है वो पहले कोई गवर्नमेंट बॉडी कर रही हो। इन नटशेल आर्टिकल 12
डिफाइन करता है स्टेट को इन अ वाइडर सेंस कि ऐसी गवर्नमेंटल बॉडी, एजेंसी, एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की पावर रखती है वो एज एन स्टेट डिटरमाइन की जाएगी। धन्यवाद।